आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान नहीं, आज हमारे साथ स्टूडियो में है पहलवान शर्मा सिस्टर्स, सुनीता शर्मा और उषा शर्मा। बचपन में एक तासला जिसमें गोबर चुगना है, एक ऐसी रस्सी और कपड़ा जिसमें लकड़ी चुननी है, एक माँ का बनाया हुआ झोला और एक टाट जिस पे स्कूल में आपको बैठना है। तो माँ की मुस्कान पाने के लिए केवल इतना गोबर इकट्ठा कर लेना, क्योंकि वो शायद उपले बन करके घर चल जाएगा, वो चूल्हा जलेगा, तो उसके लिए उसकी हंसी के लिए वो सारा दिन उसका वहम रखना कि कब भैंसे आएंगी, गोबर करेंगे, गोबर को इकट्ठा करना। बेटी पैदा होने पे जो मातम परिवार में और सब में था, जैसे एक के बाद दूसरी बहन, दूसरी के बाद तीसरी बहन, आज हम दोनों बहनें जहाँ भी बैठी हैं, बड़ा सहयोग जो है ना, एक 90% जो हिस्सा है वो माँ का रहा। 100 रुपए के गोल्ड स्टार, पहले जूते हमने गोल्ड स्टार के पहने थे, वो कंपनी भूलती नहीं है हमें। तो जब लगातार जीत रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो मैंने कहा पापा मैं एशिया में सिलेक्ट हुए, तू तो रोज रोज सिलेक्ट हुआ है। तो उस दिन बड़ा दुख हुआ कि लोग तो चाहते हैं कि भाई इनकी लड़कियां सिलेक्ट हों, या वो बड़ा कोशिश सपोर्ट करते हैं, और हमारे पापा यूँ कह रहे थे तो रोज रोज सिलेक्ट हो जाए। मैंने बड़ा हाथ पैर जोड़े कि पापा ये ट्रायल में चल पड़ो, क्योंकि बिल्कुल अकेले हूँ, कोई तो हो स्पोर्ट में। तो पापा ने जो उस दिन वहाँ ट्रायल में देखा ना, तो पापा को लगा कि मैं तो खामखाई इनके साथ कर रहा हूँ, ये तो बाहर इतनी बड़ी जंग लड़ रही है कि इतने विरोधी कि आपको बाउट में हराने के लिए 100 से 150 लोग खड़े हैं, जो दूसरे अपोनेंट के जो हैं साथ के लोग, और आपकी बेटी बिल्कुल अकेली। हम दोनों बहनें एक टूटी हुई साइकिल पे शांति नगर से लेकर के और स्टेडियम तक का जो सफर था वो इतना डरावना था। कॉलेज के पीछे से जाना और उन खिड़कियों में जो हॉस्टल के बच्चे रहते थे, वो कभी भी किसी तरह की एक्टिंग, किसी तरह की गंदी आवाजें, किसी तरह का भयानक जो उनका बोलना था। सबसे अच्छी चीज क्या मिली है आपको बतौर विजेता? मेरे को तो वो जो गदा थी ना, भारत केसरी वाली, क्योंकि मैं बहुत लाइट वेट की थी। हाँ। तो मेरे लिए सबसे अच्छी वो गदा ही थी उस टाइम। मतलब आज तक में जो मुझे हद से ज्यादा जो खुशी दी थी ना, वो गदा ही थी। स्पोर्ट्स ने बहुत कुछ दिया है। हाँ। जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं तो स्पोर्ट्स की वजह से बैठे हैं। आप में से सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है? कुश्ती ने आपको क्या दिया? कुश्ती ने जीवन बदल दिया। कुश्ती ने वो सब दे दिया जो कभी सोचा ही नहीं था। मैं हूं सनी और आज एक नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर हूं आपके बीच में। ये हमारे पॉडकास्ट का ऐसा साक्षात्कार, ऐसी बातचीत रहने वाली है जो आपको हंसाएगी, जो आपको गुदगुदाएगी, जो आपके अंदर भावनाओं से भी आपको भर देगी, बहुत सारे जोश से भी आपको भर देगी। हो सकता है बीच बीच में आप कभी कभी रुआंसे भी हो जाएं। अक्सर मैं बोलता हूं कि स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं मेहमान, लेकिन आज मैं आपको बोलने वाला हूं कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान नहीं, आज हमारे साथ स्टूडियो में है पहलवान। तो आज हमारे साथ दो ऐसी बेटियां हैं जो मिट्टी से खेलकर और इंटरनेशनल मैच तक पहुंची। एक बनी हरियाणा की पहली भीम अवॉर्डी, दूसरी बनी देश की पहली महिला कुश्ती कोच। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शर्मा सिस्टर्स, सुनीता शर्मा और उषा शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं आप दोनों के साथ बात करने के लिए यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं, और आपके जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो वाकई में एक जज्बा भरने वाली हर किसी के अंदर और जीवन में कुछ कर गुजरने वाली बातें होंगी। सो इनके जो वर्दी आप देख रहे हैं ये खेल की दी हुई है, कुश्ती की दी हुई है, इसीलिए मैंने कहा कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान नहीं पहलवान है। तो सबसे पहले शुरुआती दौर की बात करते हैं। आप अपने गांव के बारे में बताएं, आपके बचपन के बारे में, बचपन, खेत, खेल, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बड़ी बहन से शुरू करते हैं। धन्यवाद शनि, आपसे बातचीत करके यहाँ शामिल होकर के बड़ा अच्छा लग रहा है। और बचपन की अगर मैं बात कहूँ तो बचपन के नाम पे कुछ उस तरह की याददाश्त नहीं है जिसमें खेल हो, खिलौने हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो मैं आज पिछले 20 साल से देख रही हूँ या 25 साल से देख रही हूँ। बचपन में एक तासला जिसमें गोबर चुगना है, एक ऐसी रस्सी और कपड़ा जिसमें लकड़ी चुननी है, एक माँ का बनाया हुआ झोला और एक टाट जिस पे स्कूल में आपको बैठना है। तो बचपन ऐसा लगता था जैसे पिता तो ऐसे नौकरी पे रहते थे कि मुझे याद ही नहीं है
शायद हम दोनों को याद नहीं है कि कभी उनका सिर पे हाथ ऐसे फेरा हो के बेटियां हैं। और हर रोज माँ को इस तरह के स्ट्रगल करते हुए देख करके, तो माँ की मुस्कान पाने के लिए केवल इतना गोबर इकट्ठा कर लेना, क्योंकि वो शायद उपले बन करके घर चल जाएगा, वो चूल्हा जलेगा, तो उसके लिए उसकी हंसी के लिए वो सारा दिन उसका वहम रखना कि कब भैंसे आएंगी, गोबर करेंगे, गोबर को इकट्ठा करना। फिर एक बुजुर्ग दादी जैसे, तो उसके साथ लकड़ियां लेके जाना, साथ साथ में जा करके, सिर्फ इस चीज के लिए कि दादी कहती थी कि तेरे को ना पतीसा दूंगी। आज भी वो मिठास, जब मैं पतीसे का नाम लेती हूँ तो वो मिठास मुंह में आती है कि छोटे से पतीसे के टुकड़े के लिए सारा दिन लकड़ी लेके आना। तो बचपन वो था। और उसके बाद सरकारी स्कूल में इकट्ठा लेकर के जोड़े के साथ बैठ जाना। शिक्षा का मतलब शायद पता ही नहीं था, क्योंकि कोई था ही नहीं। और बेटी पैदा होने पे जो मातम परिवार में और सब में था, जैसे एक के बाद दूसरी बहन, दूसरी के बाद तीसरी बहन, और लड़के का इंतजार। हम 3 बहनें हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ, फिर सुनीता है, उसके बाद एक सिस्टर और है, उसके बाद फिर भाई है। तो इस तरह का बचपन रहा है हम दोनों का। सुनीता जी, आप क्या बताएंगी? मेरा बचपन एक्चुअली, मेरे फादर साहब एक्साइज एंड टैक्सेशन में ड्राइवर थे, तो बड़ी सिस्टर को एक्चुअली गांव में छोड़ देते थे और हम फादर साहब के साथ हिसार में या जैसे कहीं और ट्रांसफ़र हुई। मुझे थोड़ा सा याद है कि हम कुरुक्षेत्र में गए थे। लेकिन मेरा बचपन में ऐसा नहीं है, इनकी तरह इतना टफ नहीं रहा, लेकिन मैं खुद बड़ी टफ थी कि मुझे ना तो घर के काम पसंद, और मेरी ना इन चीज़ों पे लड़ाई होती थी कि मैं ऐसा घरेलू जो लड़कियां काम करती हैं उस तरह का काम नहीं करना। मुझे पता नहीं क्यों बचपन से ऐसा है कि मैं झाड़ू पोछे, रोटी सब्जी, मतलब इस तरह के काम बिल्कुल पता ही पसंद नहीं मुझे। तो पहलवानी करने से पहले, शुरुआत होने से पहले वो जज्बा भरा ही हुआ था? हाँ, वो कह सकते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग काम करती थी। जैसे पहले मशीनें नहीं होती थी, वॉशिंग मशीन, तो मेरी मम्मी यूँ बोलती थी कि भाई कपड़े ये जो रिजाई खेस जो भी होते हैं जो वो कूट दे और उनको निचोड़ भी दे। और घर में जैसे नल का वो पानी नहीं था, ऊपर मोटर से चढ़ा, मोटर नहीं थी, तो नलके से पानी भरना, जैसे ये बाल्टियां भर भर के, तो बाल्टियां दोनों हाथों में भर भर के, मतलब मैं ये ऐसे टफ काम कर देती, कितना मर्जी करा लो, ठीक है, खुशी खुशी से, लेकिन घर के काम नहीं करूंगी। जब आपकी पहलवानी की शुरुआत हुई, कुश्ती की शुरुआत हुई, तो गांव वालों का मतलब नजरिया कैसा था? लोग बोलते थे कि हाँ, छोरी बनेगी पहलवान? ऐसा रहा है, क्योंकि वैसे तो पहलवानी जब शुरू हुई, हम लोगों ने जूडो स्टार्ट किया था सन 1990 में। उस समय हम शहर में आ गए थे। मेरे को भी, मेरे फादर साहब जो है ना शहर में सेटल हो गए थे। मेरी माँ इस मामले में मैं कहूँगी बहादुर है। आज हम दोनों बहनें जहाँ भी बैठी हैं, बड़ा सहयोग जो है ना, एक 90% जो हिस्सा है वो माँ का रहा, क्योंकि माँ ने जो झेला था, शादी 13 साल की उम्र में बिना पूछे बिना बताए, और फिर जिस तरह का स्ट्रगल उनका रहा, फिर उनकी बेटियां हुई, तो फिर जिस तरह की दुदकार, मतलब मेरी माँ इतनी काबिल होते हुए भी बहुत अच्छी टेलर थी, वो बहुत ही खूबसूरत हैं, और उसके बावजूद भी इतना मतलब उनका स्ट्रगल रहा। तो उनको लगा कि 3 बेटियां, जिस तरह से मेरा जीवन टफ रहा, इनका भी रहेगा। तो उन्होंने कैसे भी करके मेरे फादर के हाथ पांव जोड़ करके हमें शहर में ले आए थे। तो शहर में ले आने के बाद, जैसे मेरा जो फादर साहब थे, एडमिशन जो 6th क्लास में आगे थे, तो यशोदा स्कूल में हो रहा था, तो वहाँ पे 100 रुपये फीस थी उस समय प्राइवेट स्कूल में। मेरे फादर साहब ने कहा कि 100 रुपये अब तीनों लड़कियों पे खर्च करूंगा मैं, तो फिर ये पैसे तो ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। नहीं बोले ना, सरकारी स्कूल में। मैं आज इमेजिन करती हूँ तो मैं सोच नहीं पा रही कि ये आज जो बच्चा है 6th क्लास में, शायद बस तक भी माँ छोड़ के आती है, और उस समय 6 किलोमीटर घर से, शांति नगर से और बस स्टैंड तक आना पैदल, और पूरा दिन वहाँ पर, जहाँ पर 10 पैसे फीस लगती थी या 1 रुपये तक वहाँ पहुँच गई थी, तो वहाँ एडमिशन करवाना। और उसके बाद मेरे फादर साहब का ये टॉर्चर हर रोज, जैसे अखबार पढ़ना, हमें तो पता ही नहीं अखबार क्या चीज़ होती है, तो फादर साहब अखबार पढ़ते थे और ऐसे बोलते थे, किस्मत वाले हैं उनके माँ बाप जिनके नाम अखबारों में आते हैं। मेरे तो 3 पैदा हो रही है, ये कुछ नहीं करती। अब कुछ नहीं का पता नहीं, सिंगल फैमिली है, पता नहीं कुछ क्या करें, पढ़ाई का माहौल नहीं है। माँ सिलाई करती है, 6th क्लास में सिलाई सिखा दी कि बेटा अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो काम तो कर पाओगी। मेरी माँ कहती थी कि इतना काम कर लो तुम कि जीवन में 4 लोगों को खिला सको, तो जीवन जी पाओगी। तो फादर साहब की जो बात थी ना, वो अंदर कहीं चुभती थी सभी को ना, दोनों को खास करके, क्योंकि हम थोड़े से समझदार हैं, तो वो
तकलीफ तो होती तो है ना माँ कि की भी हम तकलीफ बेटियां हैं, तो इसलिए हमें फिर सुनना पड़ रहा है। ऐसा हुआ कि एक पड़ोस से एक लड़की जूडो खेलने जाती थी और उसका जो खेस था ना, मतलब जूडो की ड्रेस एक खेस जैसी थी और वो खेस को लपेट करके और साइकिल के पीछे बांध करके जाती थी। एक दिन मैं पकड़ के खड़ी होगी, रुक जा, कहाँ लेके जा रही है खेस को, तू रोज रोज चली जाती है ऐसे वो पहन के लड़कों वाले कपड़े। बोली मैं खेलने जाती हूँ, ये तुम्हारे लोकलों का काम नहीं है, तो पंजाबी है, हमारे तो माँ बाप वो हैं। तो मैंने माँ से कहा कि माँ मैं देख के आऊँ ये कहाँ जाती है। तो मैं उसके साथ गई, उसने कहा साइकिल चलानी पड़ेगी, ठीक है साइकिल चलाऊंगी। वहां गई तो वो जो दुनिया थी ना, तब तक तो सुनीता तो नहीं थी, छोटी थोड़ा मतलब वो थी नहीं, मैं गई तो मेरे को लगा कि अरे ये भी एक दुनिया होती है। जैसे स्टेडियम में देखा लड़कियां कम थी बट दौड़ रहे, सब दौड़ रहे हैं, फिर मैट के ऊपर खेल रहे हैं, मतलब ये भी कोई दुनिया होती है। तो अरे बाप रे। तो फिर कुछ दिन शुरू किया, माँ की परमिशन से, फादर लेट आते थे तो माँ को लगा चलो इसने बिल्कुल बचपन नहीं जिया तो इसको थोड़ी देर 2 घंटे के लिए जाने दो तो काम एक्स्ट्रा कर लेगी। तो जब वहां जाना शुरू किया तो दुनिया ही मतलब ऐसे हो गया, मैं तो ऐसे हो गई जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया में आ रही हुई है, हमारे लेवल की दुनिया नहीं है। तो वहां जाने ये जो शुरुआत हुई जूडो खेलने से, फिर एक दिन जब कुछ दिन हो गए मेरे को जाते, तो माँ को बोला लोअर लेके दो, ऐसे वहां पर भी पिटाई खाई, सुमेर सिंह नांदल थे तो बोले कि लोअर टी शर्ट क्यों नहीं पहन के आते, मैंने कहा जी कोई लेके नहीं देता। तो काफी मतलब उन्होंने उस समय एक मेरे को खिताब दिया था, मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो कोई भी उनके सामने नहीं बोल सकता था, वो बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत बढ़िया कोच रहे हैं। तो मैंने कहा जी लेके ही नहीं देते, जुर्माना लगेगा। बोले मैं जुर्माने के पैसे होते तो फिर लोअर टी शर्ट ही ले लेते, दिलाएंगे ही नहीं मेरे फादर साहब। तो बोले अच्छा ज्यादा झांसी की रानी बन रही है, जबान बोझ। मतलब वो जो शब्द थे मुझे आज भी याद है, वो दिल को छू के गए कि झांसी की रानी। तो धीरे धीरे मतलब माँ ने पैसे इकट्ठा किया, उस समय मैं स्टिचिंग भी करने लगी थी, तो इकट्ठे किए और फिर हम ये बोले मैं भी जाऊंगी। तो जैसे ही ये गई वहां पर मैट पर, तो ये शुरू से मजबूत तो थी, काम तो घर वाला नहीं करना, मजबूती वाला करना है। तो सुमेर सिंह नांदल के तो ऐसे आँख खुल गई, ये बोले अच्छा ये भी है। तो वहां पर दोनों जब गए ना, तो ऐसा लगा जैसे छोटी छोटी लड़कियां इंटरनेशनल थी, हाइट में छोटी, तो ऐसा लगा हम लोग तो भैंसों वैसों का काम करते ही थे सारा, पानी भरना, भैंसों का काम करना। तो उनकी हाइट को देख के ऐसा लगा अरे इसने तो मैं वैसे ही रा लूंगी। थोड़ा मतलब तो एक अंदर ऐसे आया कि ये तो इनको तो हरा ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस तरीके से वो सफर शुरू हुआ था और वो धीरे धीरे जैसे उस समय 1-2 मेडल आने शुरू हुए, तो गांव में जब पता चला परिवार को या गांव के और लोगों को, तो काफ़ी फादर साहब को बोला कि ये जावे हैं बाज जाएंगी। लड़कियों के लिए तो यही था कि कुछ को नहीं, खेला में तो लड़का के साथ बाज जाती है लड़कियां, बदनामी हो जाएगी इनसे, ये पहलवान नहीं करेंगी तो इनको शादी कौन करेगा इनसे। तो काफ़ी दबाव आया, फादर साहब को पता चला तो पिटाई भी हुई, पर वो छुप छुप के जाने वाला दौर जारी रहा। हाँ, तो उस टाइम जैसे आप कह रहे हैं कि लोग कहते थे आपको, पिता को, कि इस तरीके से आप बेटियों को ना भेजें, तो समाज की टेंशन ज़्यादा थी या घर वालों का सपोर्ट ज़्यादा था आपको आगे बढ़ाने में? हमें दोनों ही तरह से दिक्कतें आई। हाँ। घर से भी सपोर्ट कम मिली, हाँ। क्योंकि छुप के जाते थे, क्योंकि पापा जी हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन में ड्राइवर थे, तो उनका टाइमिंग जो था वो डिफरेंट था कि वो जैसे रात की चेकिंग हैं तो दिन में सो रहे हैं, और वो फिर टाइम से निकल जाते थे, और या फिर दिन में है ही नहीं, तो हम जिस दिन घर में हैं उस दिन नहीं जाते थे हम। अच्छा। तो एक तो जूतों की समस्या, ट्रैक पैंट की समस्या, वो 100 रुपए के गोल्ड स्टार, पहले जूते हमने गोल्ड स्टार के पहने थे। अच्छा। वो कंपनी भूलती नहीं है हमें। और मांग के जैसे हम फिर जूडो से कॉलेज में थोड़ा बहुत खेलने लगे, फिर रेसलिंग आ गई इतने में। फिर रेसलिंग जैसे घर में हमें समस्या घर से ज्यादा थी, बाहर तो इतना नहीं आया उस तरह की, वो अलग समस्याएं थी, और घर की अलग थी कि भाई फादर साहब से जाएं कैसे। तो कभी कभी जैसे उनको थोड़ा पता लगने लगा तो वो एकदम से कह देते थे कि नहीं जाना, तो फिर हम खाना नहीं, हमारे पास एक ही चीज होती थी कि यही ऑप्शन था कि आप भूख हड़ताल पे बैठ जाओ, तो हम खाना नहीं खाते थे। दूसरा 2 दिन बीत जाए, 3 दिन बीत जाए। भाई भी था, भाई सबसे छोटा था, और सबसे छोटा होने के बावजूद भी उसको वो पापा को कहता कि पापा कोई बात नहीं करने दो। तो ये कितना दुखदाई अंदर होता था कि हम क्यों इतने काबिल भी नहीं है कि भाई छोटा होते हुए भी वो हमसे छोटा है, उसको फिर हमें यूँ लगता था आज इसकी सपोर्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि समाज में यही है ना कि ये कहेगा तो, और उसके कहने के बाद जाने भी देते थे कहीं ना कहीं। तो वो भूख हड़ताल पे जैसे पता चला
तो भूख हड़ताल पे बैठना और फिर कंपटीशन में कहीं जाना पड़ता तो उस तरीके से जाने का। तो फिर जैसे आप कुश्ती में शुरुआत हुई आपकी, आपका रूटीन बना कुश्ती में प्रैक्टिस करने का, हर रोज़ जाने का, तो कैसे ग्रेजुअली, कैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़े, किस तरीके की अचीवमेंट्स हासिल हुई, फिर उन्हीं अचीवमेंट्स ने, उपलब्धियों ने आपके अंदर भी जोश भरा, आपके अंदर भी जोश भरा, वो यादें अगर शेयर करना चाहें तो आज? हाँ, वो भी बहुत स्ट्रगल था। हाँ। क्योंकि वो जो दौर था ना, उस समय 98, 99, उस समय लड़कियां बहुत नहीं थी, और खास करके कुश्ती में ना के बराबर थी। हमारा पहला बैच था और उस समय एक तूफान मच गया कुश्ती जगत में कि लड़कियां कुश्ती करेंगी। हाँ। तो लड़कियां पवित्र हो जाएंगी, अखाड़े में ये उतर जाएंगी, मैटों पे मतलब आएंगी कंपटीशन में, तो सब कुछ अपवित्र हो जाएगा, इनको ये लड़के खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो लड़कियों के चक्कर में पड़ जाएंगे। क्योंकि पहलवानी में ना एक ऐसा मतलब कल्चर डेवलप कर रखा था पहलवानों का कि औरतों से दूर रहना है, मतलब आपको पवित्र रहना, औरतों से दूर रहना है, ब्रह्मचर्य जिसको बोलते थे। तो औरतों को जितना नजदीक रहेंगे तो उनका मतलब प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे वो। तो वो एक टफ दौर था। कुछ लोगों के लिए वो खुशी का था, जैसे हम जैसे लोगों के लिए कि एक नया गेम शुरू हुआ है, और माँ का जो जज्बा था ना, हम लोगों ने जो एक जगह मिली ना अपने आप को साबित करने की, वहाँ ये लगा था कि कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते। जब हम भैंसे पाल सकते हैं, दूध सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं, और ये जब और कर सकते हैं, तो इतने वहाँ पता चला कि बड़ी लड़कियाँ इंटरनेशनल पे काम कर। तो वहाँ जब दौर शुरू हुआ तो एक दौर ऐसा भी था कि कोचिज की भी नज़र मतलब इस तरह की थी कि लड़कियों के प्रति नहीं, बिल्कुल सही नहीं था, इतना टफ था हमारे लिए। तो वो दौर तो ना जिसको जिस स्पीचलेस है वो आप शब्दों में बयान नहीं कर पाओगे, क्योंकि घर जिस तरह की जंग थी, आप छुप छुप के जा रहे हो, छुप छुप के आ रहे हो, खाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, दूध के नाम पे जो भैंसे पाल रखी है वो दूध है, और ना उस तरह के कपड़े हैं आपको, फिर आप जहाँ जा रहे हो वहां पर भी आपको एक यूज करने की वस्तु जैसे हम अपने स्ट्रगल में जूझ रहे हैं। लोग जो हैं, चाहे वो कोचिज हों, चाहे वो और मतलब पूरा एनवायरनमेंट, क्योंकि उस समय जब लड़कियां शुरू किया तो बहुत लोग उनको देखने के लिए आते थे, उनकी नजरें वो, तो वो मतलब इमेजिन नहीं कर सकता कोई कुश्ती का कॉस्ट्यूम है और है, तो मतलब सबके लिए ही अलग सा ही था वो सब ना। तो वो सब पहला जो बैच होता है ना किसी भी चीज में, वो थोड़ा टफ रहता है किसी भी लड़की का, चाहे वो बॉक्सिंग गेम हो, जो टच गेम होते हैं, जैसे उनमें हर किसी में ये तरह की तो दिक्कतें आती हैं महिलाओं। तो जैसे आपने खेलना शुरू किया, जो टूर्नामेंट्स जीतने शुरू किए, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। टूर्नामेंट जीतने शुरू किए तो शुरू में तो जैसे पापा को कैसे न कैसे कन्वेंस करके जाते थे, तो जब लगातार जीत रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो मैंने कहा पापा मैं एशिया में सिलेक्ट हुए, तू तो रोज रोज सिलेक्ट हुआ है। तो उस दिन बड़ा दुख हुआ कि लोग तो चाहते हैं कि भाई इनकी लड़कियां सिलेक्ट हो, या वो बड़ा कोशिश सपोर्ट करते हैं, और हमारे पापा यूं कह रहे तू तो रोज रोज सिलेक्ट हो जाए। तो उस दिन भी बड़ा परेशानी बड़ा रहा कि हमारे माँ बाप को कुछ पता ही नहीं है कि भी क्या खुशी है, क्या उसका किस तरह का स्ट्रगल वो कर रहे हैं। तो एक बाउट में उस दिन मेरा तो उस दिन बदला कि मेरी सिस्टर NIS में थी, और ये ट्रेनिंग, और मेरी एक नेशनल के लिए ट्रायल थी जो हिसार में थी। तो उस ट्रायल में मैं बिल्कुल अकेली थी। तो मैंने अब पापा को रोके कहा कि मेरे साथ कोई नहीं है जाने वाला, क्योंकि सिस्टर NIS कर रही है। मैंने कहा आप चलो, तो बोले मैं नहीं चलता, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था। मैंने बड़ा हाथ पैर जोड़े कि पापा ये ट्रायल में चल पड़ो, क्योंकि बिल्कुल अकेली हूँ, कोई तो हो स्पोर्ट में। तो पापा ने जो उस दिन वहाँ ट्रायल में देखा ना, मतलब पापा को लगा कि मैं तो खामखाई इनके साथ कर रहा हूँ, ये तो बाहर इतनी बड़ी जंग लड़ रही है कि इतने विरोधी कि आपको बाउट में हराने के लिए 100 से 150 लोग खड़े हैं, जो दूसरे अपोनेंट के जो हैं साथ के लोग, और आपकी बेटी बिल्कुल अकेली। तो उसके बाद चेंज हो गया मेरे पापा का कि भाई हाँ मैं ही सबसे ज़्यादा इनको घर में ही परेशान कर रहा हूँ। तो उसके बाद पापा ने फुल सपोर्ट किया कि ये आएगी, इसको बादाम पानी दो, इसको खाना बना के दो, इसको। एक इंस्टेंट और भी हुआ था उसमें, मेरे फादर साहब ने जाने के लिए मना कर दिया। हमारा कंपटीशन था, नेशनल था हैदराबाद शायद, और उन्होंने क्या किया कि जाना है, क्योंकि उस समय तक पैसा नहीं था। वो ऐसा स्ट्रगल का दौर था, घर से भी स्ट्रगल और बाहर भी स्ट्रगल, और उसके बाद आपके पास इनकम नहीं है।
अब पिता से जब आप बाहर जाओगे तो सरकार से जो मिलता था तो ऊपर की ऊपर ही रह जाता था। जो भी डाइट होती थी, जो भी होता था, वो हमको कुछ नहीं मिलता था। और कंपटीशन में जीत के आते थे, उसका भी कोई पैसा मिलता नहीं था। क्या हो गया, कोई 1100 रुपये मिल गए, 2100 रुपये, तो वो भी 1 साल में, कभी 2 साल में आते थे। अगर आपने अब मेडल तो 2 साल बाद कभी 2100 रुपये आएंगे। तो मेरे फादर ने कहा, पूना के लिए सिलेक्शन हुआ, हैदराबाद के लिए सिलेक्शन हुआ था नेशनल के लिए। तो मेरे फादर बोले, तुम्हारे तो रोज रोज की ये मेडल, क्या टक्कर मारो। सारे मेडलों को इकट्ठा किया और फेंक के मारा। मतलब मैं वो भूल नहीं सकती वो चीज़। वो इस इंसिडेंट से पहले की बात है। सब फेंक करके मारा कि ये क्या करूं मैं इनका, इस अडंगे का, मेडलों को अडंगा बोला कि मैं इनका क्या करूं। 5 पैसे नहीं मिलते इनके, 5 रुपए नहीं आते मेरे घर से लग रहा है। अब किराया दे दो वहाँ का, अब वहाँ का किराया दे दो, अब वहाँ का किराया दे दो। वो फेंक के मारे तो इतना तकलीफ हुई ना कि किस तरह की जंग हम बाहर लड़ करके सब तरीके से, क्योंकि उसको मैंने कहा कि आपको बयान नहीं कर सकते। हम दोनों बहनें एक टूटी हुई साइकिल पे शांति नगर से लेकर के और स्टेडियम तक का जो सफ़र था वो इतना डरावना था कि जाट कॉलेज के पीछे से जाना और उन खिड़कियों में जो हॉस्टल के बच्चे रहते थे, वो कभी भी किसी तरह की एक्टिंग, किसी तरह की गंदी आवाज़ें, किसी तरह का भयानक जो उनका बोलना था, वो हमें इतना अंदर तक झकझोर देता चल था। पड़ी, मतलब कुछ भी कैसे कमेंट्स कैसे आते थे उन काउंटिंग, मतलब खिड़कियों में से। इस सफर में भी हम डर डर के वहां तक पहुंचना। और वहां जिस तरह का डर था वो तो जग जाहिर था कि भी किस तरीके से हम कर रहे थे वो। तो जब ये मारे फेंक करके, फिर जब हमारे को 2001 में अवार्ड्स आने शुरू हुए थे, 2001 में तो अवार्ड आए तो हम पापा को लेके गए थे। एक तो वो इंसिडेंट पापा साथ गए थे, फिर अगले 1-2 कंपटीशनों के बाद कुछ अवार्ड के पैसे आने लगे। तो वो चेक आए। जो सबसे बड़ा बदलाव का, मुझे अपने जो 30 साल 35 साल की पहले बात याद आ रही है, जो सबसे बदलाव का मुद्दा था वो मनी था, जिसने जीवन बदल दिया, जिसने मूड बदल दिया, जिसने व्यक्तित्व बदल दिया। जब वो चेक आया, चाहे वो 31,000 का आया हो, चाहे 1 लाख का आया हो, उस समय 21,000, मान लो 31,000 एक बड़ा अमाउंट था। जब वो आया और वो मेरे पिताजी के हाथ में गया तो मेरे पिताजी को लगा उत्तरी का पैसे भी आते हैं। हाँ। वो दिन बदलाव के थे। आपके गांव में भी बदलाव आया फिर उसके बाद में? बेटियों की जो ये इतनी बड़ी उपलब्धि थी वो बताई फिर? हाँ, दासू गांव की दासू बेटियां जब अखबार में लोग पढ़ने लगे, अलग से होने लगे, तो उसके बाद अलग चेंज आया सब कुछ ना। हमारे गांव से लड़कियां और भी निकली हैं, पुलिस में भी हैं, गेमों में भी हैं। तो उसके बाद जैसे हम दोनों बहनों का नाम हो, उसके बाद फिर कुछ चीजें तो जब कोई लड़की बाहर निकल के मेडल लेती है तो कुछ लोगों को तो ये भय होता है। आमतौर पर मैं आज भी देख रही हूँ, जैसे कोई लड़की किसी भी लेवल पे पहुंचती है तो पेरेंट्स को ये भय होता है कि वो उस बेटी तक पहुंचे ही ना खबर। आज भी बहुत गांव में आज भी यही धारणा है कि उस तक वो खबर ना पहुंचे ताकि उसके लिए वो स्ट्रगल शुरू ना कर दे। तो कुछ लोगों को ये भय था, लेकिन कुछ लोग जो चाहते थे कि उनके बच्चे कुछ करें, उनके लिए वो अच्छा था। तो इसके दोनों तरह के प्रभाव रहते हैं। पर वो जो मनी आना शुरू हुआ, उसके बाद जो हमारे आराम का ख्याल रखना शुरू किया गया और खाने पीने का जो ध्यान रखा गया, मतलब क्या बताएं, वहां से अच्छे दिन शुरू हुए। हाँ, वहां से अच्छे दिन शुरू हुए। कभी फादर साहब ने उसके बाद नहीं पूछा कि कितने हजार चाहिए। मान लो 20,000 मांगे हैं तो 40 दिए हैं, क्योंकि लगातार फॉरेन टूर रहे हैं उस समय, लगातार मेडल आया है, मेडल भी आए। तो चेंज बहुत देखा कि बहुत शक्ति है, जब आप पावरफुल होते हैं, पैसा आता है तो बहुत चेंज आता है। क्योंकि जिस तरह के समय जो बचपन में देखा था कि मेरे फादर जैसे जो सिस्टर थी छोटी बहन, तो ये तो बहुत टफ थी, इतनी टफ थी कि काम करना ही नहीं है कोई। और वो दौर था ना, वो स्टोव से लड़कियों को जला जाना, स्टोव फट गया, फिर थोड़ा तो टाइम हो रहा है, 5 साल बाद सिलेंडर फट गया। तो मेरी माँ इसके लिए बहुत परेशान थी। मैं तो थोड़ा सा इस तरीके से मैच्योर थी क्योंकि पहली बच्ची थी, काम कर करके, लेकिन इसका स्वभाव बिल्कुल विपरीत था, काम करना ही नहीं। तो मैम अब आपके उस बड़ी उपलब्धि के बारे में बात करते हैं जिसके शुरुआत मैंने की थी, जिसके बारे में शुरू में बताया था। आप हरियाणा की पहली बीम अवॉर्डी महिला कुश्ती पहलवान हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप, क्योंकि पता ही नहीं है शायद कि इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की थी, क्यों दुनिया के सामने या लोगों के सामने क्यों नहीं आ पाई? पहले तो उपलब्धि के बारे में बताएं, कितनी खुश थी आप उस टाइम जब आपको आपका नाम आया? एक्चुअली मैं पहली एशियन मेडलिस्ट, लगातार नेशनल चैंपियन, भारत केसरी, भारत कुमारी,
तो हरियाणा में ये था कि भाई अगर आपकी बेस्ट अचीवमेंट पे आपको भीम अवार्ड मिलता है। तो रेसलिंग में मेरी थी, और जब मेरा नाम आया तो नो डाउट खुशी का तो एक अलग रहता ही है कि भाई आपकी कोई अप्रोच के बगैर आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है, और सौभाग्य की बात कि हिसार में ही मिला मुझे। तो वो खुशी का पल तो आप भूल ही नहीं सकते कि आपको भीम अवार्ड ही मिला। और अर्जुन अवार्ड के लिए थोड़ा सा मेरा रह गया, वो दुख भी है। और मेरा बेटा हुआ जिसका नाम मैंने अर्जुन रखा, तो मेरे लिए वो अर्जुन अवार्ड है। ठीक है। तो आपके बारे में, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपके बारे में भी लोगों को नहीं पता है कि आप देश की पहली महिला कुश्ती कोच रही हैं। तो आपने बारे में थोड़े से बताएं, अपने कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं। घर में सबसे बड़ी, या फिर उस तरीके से लगाइए कि लीडरशिप जो बचपन से ही थी। एक तो बड़ी होगी, फिर फादर मदर को देखते हुए कि छोटे बहन भाइयों को देखना है। तो जो सिखाने की, बताने की क्वालिटी वो बचपन से थी। और वो निखर के तब आई जब हमने रेसलिंग शुरू की, और रेसलिंग में सिस्टर मेरे साथ ही थी। तो सिस्टर साथ थी, तो मेरा सबसे बड़ा ध्येय जो था ना, मेरे जीवन का ध्येय था कि इसका कामयाब होना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो बहुत सारे और काम कर सकती हूँ। अगर मेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं और बहुत सारे काम कर सकती हूँ, कोई बिजनेस कर सकती हूँ, लेकिन इसके सिवा दूसरी फील्ड नहीं पॉसिबल। दूसरा ऑप्शन ही नहीं, दूसरा ऑप्शन नहीं है, यू टर्न नहीं है इसका कोई भी। तो मेरे लिए ये था। तो मुझे तब पता चला जब मैं इसको प्रैक्टिस करवाती थी। मतलब मैं आज भी याद करती हूँ कहाँ से शुरू हुआ। तो जैसे कोच नहीं आया ग्राउंड पे तो मैं शुरू हो गई, जो भी करवा रखा वो शुरू करवा दिया। इसको इतनी बार करो, इसको इतनी बार करो, इसको 500 बार करो, इसको 200 बार करो। ये करवाते करवाते एक दिन ऐसा हुआ कि उदय चंद जी हमारे देश के बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े स्टार रहे हैं, फर्स्ट अर्जुन अवार्डी हैं वो। तो एक दिन वो ग्राउंड पे आए हुए थे और मैं प्रैक्टिस करवा रही थी, कोच थे नहीं। तो उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया, डिप्टी डायरेक्टर सुखबीर सिंह जी थे, उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया कि इधर आओ उषा। मैं जी सर। तो उन्होंने कहा इनको जानती है? मैंने कहा जी मैं तो नहीं जानती, क्योंकि अभी तो इतना कोई किया नहीं कुछ भी इतने बड़े स्टारों के बारे में, और फिर देखा तो बिल्कुल ही नहीं था, नाम सुना हुआ था। उन्होंने कहा कि ये उदय चंद जी हैं और ये ऐसे ऐसे फर्स्ट अर्जुन अवार्डी हैं, इन जैसा हीरा इंडिया में इनको खिताब मिला हुआ है बाहर से, वर्ल्ड से, कि ऐसा हीरा पॉसिबल ही नहीं है इंडिया में कुश्ती में। तो मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ के कहा कि बेटा आप तो बने ही कोचिंग के लिए हो, कितना पढ़े हो? मैंने कहा जी MA कर रही हूँ मैं। आप ये छोड़ो कुश्ती, आपका काम कुश्ती करना नहीं है, मेडल ले लिया आपने, नेशनल चैंपियन हो आप। मैंने कहा हाँ जी। आप पटियाला जाओ। पटियाला नाम ही फर्स्ट टाइम सुना, क्योंकि घर से और वहां तक अगर आप नाक की सीध में नहीं आए तो कुश्ती बंद। तो उनके कहने से ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या बोल दिया इन्होंने। पटियाला जाओ, आप NIS का फॉर्म भरो और आप NIS करके आओ। आप इस देश का, उनकी लैंग्वेज थी, उनके शब्द थे कि आप इस देश का हीरा हो, आप कोचिंग के लिए बने हो, मैंने तराश दिया आपको। तो मेरे जैसे ना सब कुछ कुश्ती निकल गई एकदम से और कुछ और आ गया। तो बाय चांस ऐसा हुआ कि हम दोनों ही चले गए। दोनों ही ना इसका फॉर्म भरा, ग्रेजुएशन इसकी भी हो चुकी थी, दोनों ही वहां चले गए और बाय चांस दोनों ही नेग्लेक्ट हो गए। अच्छा, लिस्ट से आउट। जबकि इसकी और मेरी दोनों अचीवमेंट ऑलरेडी जो वहां सेलेक्ट हुए थे 22, उनमें से हमारी अचीवमेंट बहुत ज्यादा थी, उसके बावजूद नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि फर्स्ट टाइम कुश्ती का हो रहा है। तो वहाँ पर OP सिंह थे कुश्ती के कोच जो, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपका सिलेक्शन हो चुका है लेकिन आपको काटा जा रहा है। तो मुझे किसी से पता चला कि उमा भारती स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, बस एक शब्द मेरे लिए काफी था। मैं डायरेक्टर साहब के पास गई कि उमा भारती जी आ रही, मैं उमा भारती जी के पेश होंगी, मेरा तो सिलेक्शन हो रहा है, बताओ मेरा किस कारण से काटा है। वो जो जंग थी NIS करने के लिए, एक दिमाग में कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया कि आपको तो कोच ही बनना है, आप कोच के लिए पैदा हुए हो। तो वहां पर जो स्ट्रगल रहा, मुझे याद है हम दोनों बहनें वहां चौंतरे पे बैठे और रो रहे कि सिलेक्शन, क्योंकि पिताजी के पांव पकड़ के गए थे। पिताजी से इतना रो रो के गए थे हम लोग कि एक मौका दे दो कि नौकरी शायद इससे लग जाए, क्योंकि जॉब थी नहीं उस समय तक। तो वो 99-2000 की बात है और हम लोग जब निराश हुए तो बहुत इतना दुख हुआ जैसे पूरी दुनिया ही लुट गई हमारी। पर जब मैं पेश हुई, वो स्ट्रगल फिर से स्टार्ट हुआ।
तो ओपी सिंह सर ने तो आप उमा भारती के सामने पेश हुए थे? पेश होने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ मैं जब डायरेक्टर साहब के पास गई कि मैं उमा भारती जी के पास जा रही हूँ, वो आ रही है कल और मैं पेश हो रही हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, लेकिन बोल दिया। और तो वो डर गए कि भाई अरे वो कह रहे हैं तुम बच्ची हो अभी, तुम छोटी हो। मैंने कहा जी एमए कर लिया, अब कितनी बड़ी होंगी हो, नहीं तुम अगले साल आ जाना। मैं कहना जी अगले साल मुझे कोई आने नहीं देगा, अगले साल तो बच्चा हुआ मिलेगा, मुझे शादी कर देंगे। तो मैं बाहर बैठ गई कि मैं धरने पे बैठी हूँ, कल उमा भारती आएंगी। अब सुनीता ये सोच रही मेरा तो ना ही हो, मैंने तो करना ही नहीं, कुश्ती करनी है। तो इसका मन ये था कि कुश्ती करे, तो ये कुश्ती की तरफ वापस इंडिया कैंप लगा हुआ था बाहर के लिए, और मेरा सिलेक्शन उसी दिन हो गया उमा भारती के आने से पहले। उसके बाद का जो स्ट्रगल था वो एक ही मकसद था मेरा, अपने आप को साबित करना, क्योंकि बतौर कोच। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि थी कि आप देश की पहली महिला मेरे लिए तो सबसे बड़ी उपलब्धि कोच का सिलेक्शन होना है। उसके बाद वहाँ टॉप करना, फर्स्ट कोच बनना, ये मेरा मतलब बहुत ऐसा एक्सपीरियंस था कि मतलब जैसे मैंने पता नहीं मेरी कोई बहुत बड़ी ऑफिसर की जॉब लगी हो, जबकि जॉब तो नहीं लगी थी तब तक, पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि आप पूरे देश में कहीं इतना बड़ा स्ट्रगल करके कहीं सिलेक्शन हो जाए आपका। तो ऐसा लग रहा था मैं दिल्ली में आईएएस कोचिंग के लिए जा रही हूँ और आईएएस सेलेक्ट होगी, मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात। तो सुनीता जी जैसे बता रहे हैं कि इनका मकसद यही था कि आपको एक बहुत बड़ा प्लेयर बनाएंगे, और उसमें कामयाब भी हो गई। तो शुरुआत में जब आपको कोचिंग देनी इन्होंने शुरू की तो डांट ज़्यादा पड़ती थी या फिर आपको समझाते ज़्यादा थी? डांट डांट नहीं, पीटा भी है। मेरी एक छोटी सी गलती, मणिपुर नेशनल गेम्स थे और छोटी सी थी कि लगाओ बड़ी लगाओ छोटी लगाओ, लेकिन वो ऐसा था कि मैं गोल्ड से वंचित रही उसमें, कि मेरा एक गलत एक्शन मेरे को सिल्वर की तरफ ले गया। तो उस गलती के कारण मेरी सिस्टर ने वहां मुझे पीटा कि आप इतनी अच्छी होते हुए तूने ये गलती करी तो करी कैसे? लाइफ में मैंने उसके बाद कभी वो गलती नहीं। स्ट्रिक्ट कोच रही है? हाँ स्ट्रिक्ट रही है पूरी। और बतौर बहन प्यार भी करती रही है आपको? मतलब डांट में प्यार भी छिपा होता था? हाँ नहीं, एक्चुअली उसका डांट का मकसद ही है ना कि मेरी बहन किसी से पीछे नहीं रहे, और जो इसका नेचर है वो कामयाब बनाना है। मकसद ही ये था कि भी अपनी बहन को आगे ले जाना है। तो आज भी अगर दोनों बहनों का मैच हो जाए तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली गुरु को तो हारना ही होता है। हाँ। अगर गुरु शिष्य से जीतेगा तो फिर वो गुरु नहीं है, तो जीते तो शिष्य ही गा। तो आज आप गांव में जाते हैं? हाँ। तो गांव वाले क्या बोलते हैं आपको? मतलब पहलवानी बोलते हैं? हाँ पूरा इंडिया पहलवान बोलता है। गांव पहलवानी बोलता है? हाँ गांव पहलवान बोलता है, ससुराल पहलवान बोलता है, कोचिज मिलते हैं, लोग मिलते हैं जो पहलवानी से जुड़े हुए हैं, सब पहलवान जी बोलते हैं, नाम भी नहीं बोलते हैं, पहलवान जी। तो सुनीता जी आपको? हाँ कभी पहलवान जी, कभी और भाई कुश्ती खिलाड़ी, मतलब इस नामों से तो आ ही जाता है, क्योंकि हमारा गेम रहा है। और जो पुराने, अभी मेरी एक बचपन की फ्रेंड है, वो डॉक्टर हैं, तो बहुत सालों में हम मिले तो कहते और पहलवान कहाँ है तू? उसने फेसबुक से ढूंढा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो कितने सालों में कोई वापस फिर से पहलवानी के नाम से हमें याद है, पहलवान ठीक है। तो स्ट्रगल जब आपका चल रहा था तो कभी पैसों की कमी आई, कभी किसी खिलाड़ी की किट देख के आपका मन दुखी हुआ कि काश हम भी उसी तरीके से हम किट पहन के आते? हाँ। जब मैं एनालाइज कर रही थी तो मेरे बैच में इंटरनेशनल थे, अर्जुन अवार्डी, ओलंपियन, काफ़ी इंडिया का जो इंडिया का किट लिखा होता है। हाँ। और ये तो नेचुरल है कि जो लोग संपन्न थे वो अच्छे कपड़े पहनते ही थे, पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं गया। ध्यान गया तो एक शब्द पे गया, इंडिया पे। हाँ, ये जब हम गए तो हमारे इंडिया ना बड़ा खटकता था कि भाई इंडिया लिखवाना है, भाई बड़ी बहन को भाई पत्र लिखे कि भाई इंडिया लिखवाना है। पत्र लिखे मैंने कि इंडिया, सुनीता ये स्ट्रगल इंडिया के लिए है, क्योंकि लगता था कि मैं एनालाइज कर लूं कैसे मतलब हम अपनी जान झोंक देना चाहते थे उस काम में कि जॉब लग जाए, जॉब के लिए, और अपने आप को। तो मैं इसको पत्र लिखती थी वहाँ से, उस समय फ़ोन तो थे नहीं, तो पत्र लिखती थी कि ज़िंदगी का समझो आखिरी मौका है, और तुम समझ लो कि इसके बाद जीवन खत्म हो जाएगा, इस ट्रायल में जीतना है, मैं पहुँच पाऊँ ना पहुँच पाऊँ। तो वो इंडिया शब्द था, वो ट्रैक सूट पे लिखा हुआ, वो क्या ऐसे लगता था जैसे सोने का है वो। अच्छा, वो चिट्ठियाँ भी ना
इतना मोटिवेट करती थी कि थोड़ा सा भी ट्रैक से जैसे हटना तुरंत चिट्ठियां पढ़ दो क्यों ना। क्योंकि उन शब्दों के अंदर भावनाएं छिपी होती हैं। हाँ, क्योंकि ऐसे ना बहनें या कोई भाई बड़ी किस्मत से मिलते हैं कि वो आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। उस चिट्ठी में भी उसकी चिंता है कि कहीं अगर, क्योंकि आपकी एज ऐसी है कि थोड़ा सा अगर कहीं बैग गए तो आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। तो वो चिट्ठियों से जो साल भर में इसने 8 से 10 चिट्ठी लिखी, वो आज तक है मेरे पास हमारी। उन चिट्ठियों का एक एक शब्द ना मुझे कामयाबी की तरफ ले जाता था। तो क्योंकि बैग में जगह ही नहीं थी कहीं पे वापस। हाँ, तो आपको कब, किस समय, कुश्ती करते करते या कोचिंग करने से पहले की बात है, कब किस समय आपको लगा कि हाँ अब हम कुछ बन गए, अब कामयाब हैं हम? जॉब लगने के बाद मुझे लगा कि जब सुनीता सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुई, हाँ, मतलब मेरा मकसद ही यही हो गया था कि मुझे इसको एक जगह पहुंचाना। जितना स्ट्रगल इसने किया है, मेरी मेहनत तो इसको सपोर्ट करने के लिए थी, लेकिन शरीर तो इसने ही तोड़ा। इसने इसको मतलब जो इसको बताया जाता, मैंने इसको बोला कि 1000 पैड़ी तो ये 1500 करती थी। इसके स्ट्रगल को देखकर मैं अपने आप को भूल चुकी थी। मैं अपने आप को यूं समझ लिया था कि मैं नहीं हूँ कुछ भी। जब तक ये मतलब जॉब अच्छे पोस्ट पे नहीं लगी, तब तक वो चैन नहीं आया। जिस दिन मतलब मैं तो उस समय नहीं लग पाई क्योंकि मैं लेट ज्वाइन हुआ और एज ए कोच मतलब बाद में। पर इसका जब सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन हो गया, तब लगा कि अब आज हमारी मेहनत सफल हो गई और आज हमें जगह है। जब आप बतौर कोच सेलेक्ट हुई तो उस समय आपको जिम्मेदारी दी गई, आपने कोचिंग शुरू की, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको लगी थी कि अब तो भार ज़्यादा आ गया है आपके ऊपर, क्योंकि अब कोचिंग देनी है प्लेयर्स को? जब मैंने एनालाइज किया तो एक जुनून था उस समय, बहुत जुनून था। इंडिया में ये खबर पहुंच चुकी थी कि एक लड़की ने टॉप किया है वहाँ पर। तो उस समय मैं ट्रायल में थी, लड़कों की ट्रायल चल रही थी। तो मैंने रात को, शाम को हमें मिला है डिप्लोमा और नेक्स्ट डे हम वहीं थे। तो जैसे ही कुश्तियाँ चल रही थी, फेडरेशन, पूरी फेडरेशन वहाँ पर थी। अब नौकरी नहीं है, आपके पास डिप्लोमा है, अभी तक नौकरी नहीं है। तो मैंने समझा कि अब कोचिंग फील्ड में जाना है तो ट्रायल है वर्ल्ड चैंपियनशिप की, तो क्यों ना इसको देखा जाए। कोच का वो पहला कदम है। तो जब मैं देखने लगी तो वहाँ पर फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने बोला कि अरे मैंने सुना एक लड़की ने, यहाँ एक लड़की फर्स्ट आई है, A ग्रेड लिया किसी ने। तो मतलब वो बात पीछे पहुंची। और वहाँ पर OP सिंह कोच थे, उनको बड़ा लगता था, वो बड़े सेंसिटिव थे इस मामले में, बहुत सेंसिटिव थे कि ये काबिल है, ये लायक है, इसके ये डिजर्व करती है इन चीज़ों के लिए। तो उन्होंने एकदम से मुड़ के कहा कि जी यहीं बैठी है। और मैं सूट पहने हुई थी और मेरे को बुलाया आगे, मैं गई और उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए शायद कि इस लायक है कि नहीं, उन्होंने बोला कि तुम ऑफिशिएटिंग कर सकती हो। 95 kg की, 97 kg की पहलवान थी वो, 6 फुट की, मैं बच्ची सी थी 45 किलो की। सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए उन्होंने मुझे मैट पे वो बैंड पहनाए, बोले कि कर सकती हो। मैं जी कर सकती हूँ। तो उनसे पूछा चीफ कोच से कि क्या आपने, बोले जी हमने सिखाया नहीं है, रेफरशिप हमने नहीं सिखाई है, लेकिन पता है डेमोन्स्ट्रेशन ये कर लेगी। तो जैसे ही मैं मैट पे उतरी और मैंने उनको कुश्ती करना शुरू करवाया, विद इन 3 मिनट उन्होंने मेरा लेटर बना दिया इंडिया टीम का और बेंगलोर ऑफिशिएटिंग के लिए। तो वो मेरी एक उसी दिन की एक बड़ी उपलब्धि थी। उस स्ट्रगल में साथ शामिल हो गई और मैं इंडियन टीम में चली गई इसके पास। तो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं सुनीता जी? रेसलिंग की बात करूं तो मैं, रेसलिंग में मैंने जब भारत केसरी का जब टाइटल जीता था ना, सोनिका कालीरामन को हरा के, क्योंकि वो हैवी वेट की थी। और वो पल मेरे लिए ना, मतलब मेरे नेशनल सब चीज़ों से परे था वो। और जब मैं भारत केसरी बनी, क्योंकि सोनिका का अपना नाम था हैवी वेट में, वो बहुत बार की भारत केसरी थी और मैं लाइट वेट की थी। मैं 55 और वो सबसे ऊपर की। तो जिस दिन मैंने, हमारा पंजाब में ही था ये दंगल, कैश का ही था, तो उस दिन जब मैंने उससे फाइट जीती ना, उस दिन लगा कि भाई मैंने तो सब कुछ जीत लिया, दुनिया जीत ली। वो पल बड़ा ही अलग ही था। और वो मतलब उस जैसी खुशी मुझे कभी नहीं हुई। आप ओपन दंगल में भी गए आप? हाँ, ओपन दंगल ही था। गांव में जब जिस तरीके से मेले होते हैं, अच्छा, उसी में ही दंगल था वो। जैसे पंजाब वाले ने ज्यादा दंगल कराते हैं मेलों में और में, मननहारा है,
मतलब उनके जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें वो कराते हैं, कोई त्योहार हो उस पे। तो पहले सारे दंगल वहीं होते थे, बहुत बहुत घी और ये जैसे जब जीतते थे तब मिलता हाँ, तो ये जीतते थे तब मिलता था, पैसा कम मिलता था, घी भी बहुत ज्यादा मिलता, तो हमारे घर इतना इतना 100 किलो घी हो जाता था। तो वो मेरे लिए सबसे मजेदार था। तो जब ओपन दंगल में भी आप जाते थे तो जीतते थे, तो सबसे अच्छी चीज क्या मिली है आपको बतौर विजेता? मेरे को तो वो जो गदा थी ना भारत केसरी वाली, क्योंकि मैं बहुत लाइट वेट की थी, हाँ। तो मेरे लिए सबसे अच्छी वो गदा ही थी उस टाइम। मतलब आज तक में जो मुझे हद से ज्यादा जो खुशी दी थी ना, वो गदा ही थी। भारत केसरी का आप लाइट वेट होते हो और हैवी वेट में जब आप पूरे इंडिया को आप तो उसमें सभी ओपन होता है ना वो, तो आपको तब लगा कि आप वाकई में कुछ हैं, कि आपने ऊपर वाले वेट को हरा लिया। तो बड़ा अलग सा ही यूनिक, जो यूं कह सकते हो कि मेरी खुशी का उसमें कोई ठिकाना ही नहीं था कि मैं भारत केसरी बन गई, वो भी सोनिका को हरा के। ठीक है, तो अब इस थोड़ा सा जब ट्रांसफॉर्मेशन हुई आपके, मतलब जब कुश्ती प्लेयर से, पहलवान से आप वर्दीधारी हो गए, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। कब आपने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया? 2002 में हमने ज्वाइन किया था। 2001 में 2002 में ही भीम अवार्ड मिला था। ये उस समय की बात है जब हरियाणा में नौकरियां उससे पहले नहीं थी। तो दोनों ने साथ ही ज्वाइन किया था? हाँ, दोनों ने साथ और एक ही दिन। तो फिर जब आप ज्वाइन करके घर आए तो सबसे पहले किसको बताया था? माँ को। वो खुशी कैसी थी? उसका तो अंदाजा ही नहीं। और एक ही घर में से दो बहनों का सिलेक्शन हो एक ही साथ में, वो भी पुलिस में। हाँ, वो बड़ी बात थी उनके लिए। हाँ, वो गांव में भी हर तरफ बड़ी बात थी, बड़ी उस टाइम बात ना। थी ये कि भाई, लेकिन हम डिजर्व करते थे। हमारे लिए इतना था कि बस पैरों पे तो खड़े हो गए हम लोग। कुश्ती की बात हम करते आ रहे हैं और धीरे धीरे हम आपके जॉब की तरफ आ रहे हैं। ट्रेनिंग जब आप कर रहे थे तो अखाड़े की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में क्या समानता रही? समानता तो जस्ट उसमें समानता यही रही कि डिसिप्लिन थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है उसमें, कि आपको टाइम इतना शॉर्ट दिया जाता है कि भाई 10 मिनट में वापस राइफल लेने जाना है, 10 मिनट में वहां पहुंचना है। मतलब क्योंकि आपने एक चीज छोड़ी है, आपको जमा भी कराना है, आपको वापस भी आना है भाग भाग के। मतलब वो शेड्यूल अलग। ये समानता भी रही है, थोड़ी सी यूं भी रही है कि आप स्प्रिंट लगा रहे हो तो फिर हाँ, वापस तो वो फिटनेस फिट का। थे ही पहले, तो वो हमारे लिए तो इजी था, लेकिन था थोड़ा अलग चीज। तो ड्यूटी के टाइम पे कभी ये रोब काम आया पहलवान वाला? वो तो आ ही जाता है एक्चुअली। रोब भी शरीर भी लगता है कि सामने वाले को लगता है कि भी हाँ, ये अगर चाल चपट करेगा तो उठा के पटक देंगे। ऐसा भी और ऐसे भी आया है कि स्पोर्ट्स ने बहुत कुछ दिया है। हाँ। जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं तो स्पोर्ट्स की वजह से बैठे हैं, नहीं तो शायद जो कॉन्फिडेंस स्पोर्ट्स ने दिया है। जैसे समाज में ये नहीं कहते कि अकल जो है ना बादाम खाने से नहीं ठोकरे खाने से आती है। चलिए, अब रैपिड राउंड का वक्त है। रैपिड राउंड मतलब फटाफट सवाल करूंगा, फटाफट जवाब आने चाहिए उसके। अब दोनों से ही है। आप में से सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है? मतलब दोनों को बराबर ही आता है? इनसे कम है। ऐसा है? शायद शायद। तो खाना कौन अच्छा बनाता है? खाना अच्छा बनाती है। हलवा मैं अच्छा बनाती हूँ, ये चटनी स्पेशलिस्ट है, चाय स्पेशलिस्ट है, खाना सब बहुत अच्छा बनाती है। आप मीठा अच्छा कम बनाती है। हाँ, मीठा मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। एक शब्द में एक दूसरे को डिस्क्राइब करो, ये आपके लिए क्या है? सब कुछ। आप? सपना देखा जो पूरा हुआ। अगर कुश्ती नहीं होती आपके जीवन में तो आज कहाँ होते आप? क्या बनती आप? जो आम महिलाएं बनती हैं, शादी हो जाती है, बच्चे शायद पैदा 3-4 होते बच्चे होते या सुसाइड कर रही शायद वही होती लाइफ या होती पता नहीं, कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। खेती भी कर रहे होते? हाँ, खेती भी कर रहे होते, शायद आज तक गोबर ढो रहे होते। आपने कभी खेती की है? खेत का काम किया है आपने? हाँ। कभी? आपने किया? आपने हाँ, नहीं किया? मैंने किया। आपने किया? मैंने किया। हाँ। तो जो लड़कियां इस वक्त देख रही हैं, और अभी तो आपके कंधे पे स्टार्स देख रहे हैं लोग, आप सब इंस्पेक्टर हैं, आप इंस्पेक्टर हैं, तो हो सकता है कि कईयों को ख्याल आ रहा हो कि हम गांव में हैं, हम भी मतलब भैंसों का काम कर रहे हैं और खेत में जा रहे हैं,
तो क्या उनके सपने भी बड़े पूरे हो सकते हैं? वो भी आपकी जगह जगह पहुंच सकते हैं? वो भी बिल्कुल पहुंच सकते हैं। और आज तो इतनी सुविधाएं हैं, आप जैसे कोई गरीब से गरीब बच्ची है उसके लिए भी ये सुविधा है कि फ़ोन पे एजुकेशन आ गई है। आपका जेएनयू का टीचर भी फ़ोन पे घर पढ़ा सकता है। हमारे लिए तो इस तरह की एजुकेशन की सुविधा नहीं थी और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हमारे पास कुछ नहीं था इस तरीके का। आज तो कोई भी कुछ भी बन सकता है और कोई ये समझे कि मेरे को ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, तो वो बेईमानी है। मैं तो ऐसा नहीं मानती, हम लोग तो बिल्कुल नहीं मानते कि सुविधा के उससे आप पीछे रह गए हो। नियत अगर है, जुनून है ना, तो आप कुछ भी पा सकते हैं, सही दिशा अगर है। हाँ ठीक है। आज अगर आपको आपके गांव धानसू में छोटी सुनीता मिले, क्या कहेंगे आप उसको? यही कहूंगी कि आगे बढ़ो और कामयाब हो। तूने कर दिखाया जो चाहती थी, जो बनना चाहती थी। आप छोटी उषा से क्या कहेंगी? छोटी उषा से कहूंगी कि ये थोड़े दिन का समय है जो तुम चल कर रही हो ना, उसके बाद तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है जो प्रकृति ने आपके लिए सजो के रखा है, तुम चलती जाओ। जिंदगी ने सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया आपको? ज्यादा विश्वास करती हूँ मैं, सोच समझ के विश्वास करना चाहिए। सबक आपको क्या सिखाया जिंदगी में? सबक सिखाया है कि आप लगे रहो, आप ढूंढते रहिए, मिल जाएगा जो लक्ष्य आप। हाँ, लक्ष्य है, आपको उसकी तलाश बंद मत करें, आपको मिल जाएगा। जो आज हमने बातें की हैं, ये बातें आपकी सुन के अगर कोई एक लड़की भी खेल में आगे बढ़े या खेल शुरू करे तो कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा। हमारा जीवन में आना ही एक लड़की भी मेरे लिए उतनी वैल्यूएबल है जितनी हम अपने लिए हैं। सुनीता थी जी, तो हाँ उतनी है। और मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी को मदद भी चाहिए ना, तो हम दिन रात उनके लिए तैयार भी बैठे हैं। एक बेटी भी मेरी वजह से, हमारी वजह से कामयाब होती है तो उसके लिए मेरा तैयार है। बस 112 पे कॉल कर दो। 112 पे कर दो रे, मुझे भी कहा, मैं भी कर दो। चाहे उसकी हर तरह की मदद, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे कॉन्फिडेंस की हो, चाहे उसको उसके लिए जगह नहीं है या उसको जिस तरह की नीड, अगर वो ये कहे कि मेरे पास जगह नहीं है, मैं कैसे रह के कहाँ करूँ, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। कोई बेटी अगर आकर के कहती है कि मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरा पिता नहीं करने देता, मेरा भाई नहीं करने देता, तो मैं तो देश की सभी लड़कियों को या मेरे प्रदेश की सभी लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि उसके लिए उनकी ये बहनें जो ना बिल्कुल तैयार हैं, दिल से धन से सब चीज़ों से तैयार हैं कि अगर वो कुछ करना चाहें तो। कुश्ती ने आपको क्या दिया? कुश्ती ने जीवन बदल दिया। कुश्ती ने वो सब दे दिया जो कभी सोचा ही नहीं था। आपको क्या दिया कुश्ती ने? कुश्ती ने एक समझ दी है, सोसाइटी बताई है कि जीवन में हम जी रहे हैं तो सोसाइटी, क्योंकि आम लड़कियों को ये पता ही नहीं चलता। आम लड़की एक घर में पलती है, मैं उस 80% की बात कर रही हूँ जो गांव में, क्योंकि शहरों की तो बात अलग है ना, चलो वो तो फिर भी दुनियादारी देख लेती है ज़्यादा। गांव में अब भी हालात ऐसे ही हैं कि घर से ससुराल, इसके अलावा कोई जगह नहीं है। आज भी हम पुलिस में रहते हुए भी हम देख ही रहे हैं कि इस तरह की पीड़ाएं हैं कि अगर ससुराल में जगह नहीं है तो वापस भी जगह नहीं है। 50-50 लाख रुपए लगाए हुए पेरेंट्स शादी में और उनके लिए कमरा नहीं है, एक जगह नहीं है रहने के लिए। तो जीवन में कुश्ती में हम आगे बढ़े तो दुनियादारी समझ में आई कि क्या है हम, लड़कियों के किस तरह के माहौल हैं, किस तरह का समाज है, तो ये समझ में आया है। तो आप सुबह उठते हैं तो एक दूसरे से जब भी मिलते हैं गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड रेसलिंग बोलते हैं? हम प्रणाम बोलते हैं। प्रणाम हमारे कल्चर में है कि नमस्ते की जगह प्रणाम बोला जाता है। तो अभी भी जाना होता है मैट की तरफ या अखाड़े की तरफ जाते हैं आप अभी कभी कभार? कभी कभार होता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पुलिस एक अलग, जैसे हम गेम से थे ना, हमारे को ऐसी जॉब मिल गई जो बिल्कुल नया और बिल्कुल अलग। तो गेम ना धीरे धीरे वो अखाड़ा छूटता ही चला गया उस तरफ। एक्चुअली में जिस तरह का पैशन था मतलब जीवन में खुद के लिए, जितनी एनर्जी थी वो धीरे धीरे स्पॉइल हो गई। मतलब कि हम दोनों देश के लिए पता नहीं कितना कुछ कर सकते थे, लेकिन शायद देश को उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो अभी आप जाते हैं कभी कभार? हाँ, कभी कभार जाती हूँ, लेकिन जिस तरह का जाना चाहिए मुझे, जितना बड़ा मैं काम कर सकती थी कुश्ती में एज ए कोच, उस तरह के मेरे को मौके नहीं मिले और ये रिग्रेट मुझे रहेगा जीवन में
क्योंकि धीरे धीरे वो घस पिट गया और पता नहीं अब मौका मिलेगा कि अब तो क्या मिलेगा। जिस तरह की जॉब है, मुझे अगर उसमें मौका मिला होता तो शायद कुछ और बड़ा कर देते, पता नहीं कितनी सुनीता तैयार हो जाती। तो मैं जब भी मैंने आपसे बात की है तो आपने मैनिफेस्टेशन की बात जरूर की है। आप मैनिफेस्टेशन में विश्वास करते हैं? बहुत बड़ा विश्वास करती हूँ। जिस पे आप यकीन करते हैं वो मिल जाता है? हाँ, जिस पे जो है कि मैं यकीन करती हूँ। तो उसी यकीन के साथ इस वक्त जो आपको दर्शक हमारे देख रहे हैं, खासकर गर्ल्स, लड़कियां, कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? हाँ, मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में तो मैं इतना समझती हूँ कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट है, जैसे आप जॉब के लिए सोच रहे हैं तो कभी आप पुलिस सोच रहे हैं, कभी आप क्लर्क सोच रहे हैं, कभी आप आईएएस सोच रहे हैं, कभी आप आईपीएस सोच रहे हैं। अगर आपकी बिखरी हुई है, आपका सपना बिखरा हुआ है, तो पूरे होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपका सपना क्लियर कट है, आपने एक टारगेट बना लिया, अर्जुन ने जैसे पक्षी की आंख, मछली की आंख में जो टारगेट बनाया था ना, अगर इस तरीके का टारगेट है तो उसको पूरा ब्रह्मांड आपके सपोर्ट करने लग जाता है। और हमारे उसमें यही हुआ था कि पूरा ब्रह्मांड आपके सपोर्ट में उतर जाएगा। तो लड़कियां अगर सपना देखे उस तरीके का, पर लड़कियां देख नहीं रही हैं उस तरह के सपने, क्योंकि अगर लड़कियों को थोड़ा माहौल ठीक मिल जाता है घरों में तो स्ट्रगल नहीं करती। आज लड़के भी नहीं कर रहे हैं, वो स्ट्रगल नहीं करती है। शायद हम यहाँ पे हैं तो हो सकता है कि पिता की वजह से हो, क्रेडिट तो माँ को जाता है कि उस तरह का मोटिवेशन के, लेकिन माहौल तो पिता से ही बना। वो जिस तरह का टाइट माहौल था, पिटाई, ये सब कुछ था, शोषण था, टॉर्चर था, भयंकर वाला टॉर्चर था, तानेबाजी थी, तो वो अगर नहीं होता तो शायद हम यहाँ भी नहीं होते। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या मैसेज होगा गर्ल्स के लिए? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप को समझे, अपनी शिक्षा पे ध्यान दे, और जब शादी करे जब आपके पास अर्निंग का कुछ हो जाए, उसके बाद अपना घर बनाना है। क्योंकि अगर कोई भी समस्या आए तो आपको पेरेंट्स की तरफ ना देखना पड़े, अपने घर में आप जाए, किसी पे बोझ ना बने, तो आपको कमाना पड़ेगा हर हाल में। बतौर पुलिस अधिकारी क्या मैसेज रहेगा, खासकर सेफ्टी के लिए? सेफ्टी के लिए तो जो लड़कियां हैं उनको आर्थिक रूप से संपन्न होना पड़ेगा। बाहर तो निकलना ही पड़ेगा हर एक फील्ड में। ये नहीं कि भाई तू चल वो चल, ठीक है, चीज़ें खराब हो रही हैं, इस तरह का सोसाइटी में इन्वायरमेंट नहीं है। लड़के बच्चे जो है ना बहुत उदंड होते जा रहे हैं लगातार। शिक्षा व्यवस्था उस तरह की नहीं है कि एक समझ पैदा हो, तो छुप के बैठने से भी कम नहीं होगी। एज ए पुलिस ऑफिसर मेरा यही रहेगा कि लड़कियां उस स्ट्रगल को करते हुए, क्योंकि उनसे पहले भी बहुत इस पढ़ाई के लिए बहुत औरतों ने कुर्बानियां दी है, तब वहां तक पहुंची है। हमें तो वोट देने तक का अधिकार नहीं था, खाते नहीं खुलते थे, कितनी औरतें मरी हैं उसके लिए, कितनी औरतों ने स्ट्रगल किया है। हम यहाँ पहुंचे हैं तो कितना स्ट्रगल के बाद पहुंचे हैं। तो यही संदेश रहेगा कि छोटी छोटी बातों के ऊपर कि इस समय नहीं जाना, उस समय नहीं, पापा ने कह दिया, भाई ने कह दिया, ना तो पापा ने साथ आना ना भाई ने साथ आना, आपके स्ट्रगल को आपको ही देखना है। तो बचाए कि वो शादियों के चाव में कि 20, 22, 25 की हो जाए, शादियां हो जाएं, और उस चाव में आडंबर में जो पैसा बर्बाद करती हैं, उस पैसे को अपने लिए सेव रखें। मेरे सबसे बड़ा जो लड़कियों के लिए है ना, जो 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख लगवा करके, या मीडियम ही हो गया, 20 लाख तो मीडियम फैमिली लगाने लगी आजकल, तो वो जो पैसा है वो पैसा शादी में ना लगवा के, क्योंकि वो शादी में लग जाता है और लड़की शादी होके जाती है तो वहां जा करके तो भिखारी रहती है। वो जाते ही 500 रुपये चाहिए तो मांगने पड़ते हैं उसको। तो बजाय उसको अपनी शिक्षा पे खर्च करें और अपने बैंक बैलेंस पे रखे उसको, और अपने पैरों पे खड़े। आर्थिक रूप से संपन्न है तो आपका ना कलर देखा जाएगा, ना आपका कद देखा जाएगा, कोई चीज़ सब आर्थिक संपन्नता में ढक जाएगी, वरना हर चीज़ आपकी वस्तु की तरह देखी जाएगी। तो मेरा यही रहेगा कि लड़कियां पैरों पे खड़ी हों ताकि उनका जीवन बदले। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। बहुत सी ऐसी स्टोरी आपने शेयर की, और जो स्ट्रगल करके आप जीवन में आगे बढ़े वो सब सुन के आज ऑब्वियसली हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत हौसला मिला होगा, खासकर लड़कियों को, क्योंकि जिस मुकाम पे आप आज बैठे हैं वो एक अपने आप में प्राउड करने वाला ये क्षण है। और लड़कियां जो है वो सपने देख सकती हैं, और आज से उनके सपनों को और भी ज़्यादा ताकत मिलेगी, क्योंकि आपने जो स्ट्रगल बताया और वो उससे पार करके यहाँ पर आप बैठे। तो सुनीता शर्मा और उषा शर्मा ने दिखा दिया है कि सपने बड़े हों तो हालात छोटे पड़ जाते हैं, और आज ये दोनों बहनें हर बेटी के लिए मिसाल हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। धन्यवाद जी।